नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के मॉडल सेट 3 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों ये शरावती नदी पर ही अवस्थित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो जोग गरसोप्पा जलप्रपात को गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह जलप्रपात कर्नाटक के शरावती नदी पर अवस्थित है। और सबसे खास बात यह है कि दोस्तों यह जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये था वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और दोस्तों इसके प्रमुख कुछ पॉइंटों की दोस्तों बात कर ले तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न है, दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर अवस्थित है? दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर अवस्थित है? तो ये जो है ये माउंट आबू पर्वत के ऊपर दोस्तों अवस्थित है। और दोस्तों दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास अवस्थित है। यहाँ कुल 5 मंदिर है और ये खूबसूरत मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को ये समर्पित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको जो है ये धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। और गिरि त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिक्रमण कहा गया है। और प्रथम उपदेश दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और मृत्यु को दोस्तों महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है। इस सबको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है? महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में अवस्थित? दोस्तों ये जो है उज्जैन में ये अवस्थित है। आंसर इसका डी हो जाएगा। और दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग वाले में से एक है और यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में अवस्थित है और महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर भी है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का दोस्तों नाम क्या है? तो ये कंचनजंगा है। और दोस्तों ये कंचनजंगा की दोस्तों बात करती है कहाँ है? तो ये जो है ये सिक्किम में अवस्थित है। ये सिक्किम में अवस्थित है। अगर दोस्तों बात करें ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत की दोस्तों बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें भारत का दोस्तों ये K2 हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें भारत में तो भारत में दोस्तों ये कंचनजंगा हो जाएगा जो दोस्तों ये सिक्किम में अवस्थित है। और दोस्तों बात करें तो ये इस प्रश्न के अनुसार दोस्तों उत्तर गार्डियन आइसलैंड या K2 का दोस्तों ऊंचाई की दोस्तों बात करें इसकी ऊंचाई जो है ये 8611 मीटर है। लेकिन इसके स्थान के बारे में दोस्तों अस्पष्टता है। यह POK और अक्साई चीन के कुछ हिस्सों में अवस्थित है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कंचनजंगा है। जिसकी ऊंचाई की दोस्तों बात करें तो इसकी ऊंचाई की ये 8598 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना है? तो वन्य जीव जो है संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये जो है 1972 ईस्वी में इसको बनाया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करती है भारत सरकार ने वन्यजीव अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने व अवैध शिकार, तस्करी व अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य दोस्तों इसको लागू किया गया है। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा 1972। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई दोस्तों? तो ये जो है ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी। 1699 इसका हो जाएगा 1699। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये तराइन का प्रथम युद्ध की दोस्तों बात कर रही है तो ये 1991 में शुरू हुई थी। और दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में तराइन के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई थी और उसका सेना दोस्तों ये भाग खड़ी हुई थी। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 1991 हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों मधुमक्खी पालन की बात की जा रही है। दोस्तों ये जो है
ये एपीकल्चर का अंतर्गत दोस्तों ये आता है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें सेरीकल्चर का, तो सेरीकल्चर का दोस्तों ये रेशम कीट पालन के अंतर्गत इसमें आता है। और दोस्तों बात करें एपीकल्चर का, तो एपीकल्चर जो दोस्तों है ये मधुमक्खी से पालन है। और दोस्तों बात करें सेरीकल्चर का, तो सेरीकल्चर दोस्तों ये तो हो गया रेशम से। और फ्लोरिकल्चर की दोस्तों बात करें, ये जो है फूलों का उत्पादन है, ये फूलों की उत्पादन इसमें किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक तो बच गया पीसी कल्चर में दोस्तों ये मत्स्य पालन का इसमें अध्ययन किया जाता है, मत्स्य पालन का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये जो है ये औरंगजेब को दोस्तों ये जाना जाता है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर दोस्तों इसका सी हो जाएगा। और मोहम्मदुद्दीन ने 3 नवंबर 1618 से दोस्तों 3 मार्च 1705, जिसे आम तौर पर औरंगजेब या आलमगीर शाही नाम है, जिसका मतलब दोस्तों विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है, और भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा का सबसे अधिक प्रभाव होता है दोस्तों कहाँ पर होता है, ये दोस्तों चंद्रमा एवं सूर्य के बीच दोस्तों ये आकर्षण की शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने या गिरने की दोस्तों ये क्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं, जो ज्वार भाटा बोलते हैं। और सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ाने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटाने की ओर दोस्तों ये भाटा बोलते हैं। और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता की ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की मृत्यु का सजा किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया था दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये जहांगीर के द्वारा ये दिया गया था। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जहांगीर के आदेश पर 30 मई 1606 ईस्वी को श्री गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में भीषण गर्मी के दौरान यासा व सियासत कानून के तहत लोहे के गर्म तवे पर बैठा करके शहीद कर दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सी हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, हिमालय में कुल कितनी समांतर श्रेणियों में विभक्त, हिमालय में कुल कितने समांतर श्रेणियों में विभक्त दोस्तों, ये जो है कुल ये 3 श्रेणियों में विभक्त है। तो इसकी बात कर ले तो हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एशिया तिब्बत फलक करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय और दोस्तों ये शिवालिक हिमालय, जो अभी इसको नवीनतम हिमालय भी बोला जाता है, ये शिवालिक हिमालय 3 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है दोस्तों, ये जो है ये 19 के 1 के क के अनुसार दोस्तों ये किया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश पर ये जो है ये विषुवत रेखा अवस्थित है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर दोस्तों कुछ प्रमुख पॉइंटों को तो दोस्तों बात कर ले तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण धरातल पर स्थित किसी बिंदु से तथा किसी केंद्र के बीच कोण के माप की दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है, सबको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फ्लैट किसका रूपांतरण है दोस्तों, फ्लैट की दोस्तों बात कीजिए, किसका रूपांतरण है, ये दोस्तों ये है, ये जो ये सेल का रूपांतरण भाग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और दोस्तों ग्रेनाइट जिसको आग्नेय बोलते हैं, नीफ जिसको केंद्रित बोलते हैं, और बेफाल्ट जिसको आग्नेय बोलते हैं, आग्नेय फिल्ट बोलते हैं या केंद्रित बोल सकते हैं, या बलुआ पत्थर जिसको आग्नेय बोलते हैं, क्वार्टजाइट केंद्रित दोस्तों, और चूना पत्थर को आग्नेय, और संगमरमर को केंद्रित बोलते हैं आदि। इसके दोस्तों ये प्रमुख उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष स्थापित किया गया था दोस्तों, भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष स्थापित किया गया दोस्तों, ये जो है 1727 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में डाकघरों का स्थापना की शुरुआत की थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला डाकघर 1727 ईस्वी में खोला था। अगला प्रश्न है, किस महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं, तो अगर इसकी बात करें तो ये जो है दोस्तों ये प्रशांत महासागर दोस्तों ये
चारों ओर से दोस्तों ये अधिक मात्रा में भूकंप आते, आंसर इसका सी मार लीजिएगा प्रशांत महासागर। और दोस्तों प्रशांत महासागर के आसपास ज्वालामुखी पर्वतमालाओं को अलग का घेरा भी कहा जाता है, और ज्वालामुखी फटने के अलावा यहाँ भूकंप भी दहलाते रहते हैं, और जापान, इंडोनेशिया और उत्तरी दक्षिण अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बने रहते हैं। और रिंग ऑफ फायर यानी आग का ये विरीत या घेरा प्रशांत महासागर के बड़े हिस्से पर दोस्तों ये बना हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? दोस्तों ये जो है केवल दोस्तों ये 88 दिनों में ये पूरा कर लेती है, तो इसका आंसर दोस्तों मार लीजिएगा, बी मार लीजिएगा, 88 दिनों मार लीजिएगा। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिस स्थान पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उस स्थान को किस वहाँ दोस्तों किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अगर दोस्तों वहाँ की दोस्तों बात करें, ये जो है वहाँ पर ये चिरहित दोस्तों वन पाए जाते हैं। दोस्तों इसका चिरहित दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार व सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले दोस्तों ये वन पाए जाते हैं। इसका दोस्तों आंसर मार लीजिएगा 21 का बी मार लीजिएगा, चिरहित वन दोस्तों जिसको जो दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के समानता इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, कितनी डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता था? दोस्तों इसको बारे में पहले भी चर्चा कर चुके दोस्तों। ये 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री दोस्तों को भूमध्य रेखा को अक्षांश रेखा पर ये माना जाता था, इसका आंसर मार लीजिएगा 0 डिग्री मार लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? दोस्तों ये जो है ये शेर शाह सूरी के दोस्तों काल में ये ढाला गया था। और तो रुपया शब्द का अर्थ होता था रुपा से जोड़ा जा सकता था, जिसका अर्थ होता था दोस्तों ये चांदी होता था, और चांदी है। और संस्कृत में रुपया का अर्थ होता दोस्तों ये चांदी का सिक्का। और रुपया का दोस्तों शब्द के रुपया शब्द 1540 से लेकर 1545 में के बीच शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों के लिए उपयोग किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, LTTE का किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो LTTE दोस्तों ये श्रीलंका का दोस्तों ये उग्रवादी संगठन, इसका आंसर दोस्तों ये सी हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा दोस्तों है? ये जो है चैत्र माह सब प्रथम माह है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों का तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव दोस्तों कौन सा है? पहला दोस्तों देखिएगा, कान, नासिका, परीक्षण, कटक, दोस्तों ये कान जो है ये तद्भव शब्द है। दूसरा है पीरा, केरा, पर्याप्त, शिल्प, दोस्तों इसमें जो है ये पीरा जो है दोस्तों ये तद्भव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हिंदी। अब दोस्तों ये कुछ हिंदी से प्रश्न है, और उसे दोस्तों इसमें चुनना है 28 के प्रश्न चुनना है, और शुद्ध भाग का चयन करें। पहला है, मैंने तुमसे अनेकों बार कहा है कि ऐसा मत करो। दूसरा विकल्प है, मैंने तुमसे बार बार कहा है कि ऐसा मत करो। तीसरा विकल्प है, मैंने तुमसे यह बार बार कहा है कि ऐसा मत करो। और चौथा दोस्तों है कि मैंने तुम्हें यह बार बार कहा है कि ऐसा मत करो। इसमें पूछ रहा है कि दोस्तों इसमें से अशुद्ध कौन सा है? इसको दोस्तों देखिएगा बी पर, तो मैंने तुमसे बार बार कहा है कि ऐसा मत करो, दोस्तों ये क्या अशुद्ध है? बाद में कि सभी के सभी दोस्तों ये शुद्ध है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें दोस्तों। निर्वृत्ति दोस्तों इसमें शुद्ध कौन सा है? इसको दोस्तों देखिएगा सी पर, तीन निर्वृत्ति दोस्तों ये ऐसा होता है निर्वृत्ति, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए दोस्तों। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द की दोस्तों बात करें तो ये जो है ये शशीष का हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा, शशीष का हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है, शतदल का पर्यायवाची शब्द चुनिए दोस्तों। शतदल की दोस्तों बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा दोस्तों पर्यायवाची शब्द है? दिए सर्फी दोस्तों ये पर्यायवाची शब्द, आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा होगा दोस्तों? ये उत्कर्ष की दोस्तों बात कीजिए, इसमें इसका विलोम शब्द कौन सा होगा? इसको विलोम को दोस्तों रखिए, उत्कर्ष करती है अपकर्ष दोस्तों हो जाएगा, उपकर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भावुक हृदय में सुख दुख की सहज की कोमल अनुभूति दोस्तों ये क्या होती है? इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इसको संवेदना बोल सकते हैं, दोस्तों ये सी मार दीजिएगा, संवेदना। अगला प्रश्न है, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला दोस्तों ये क्या होता है? दोस्तों ये गति का दोस्तों ये होता है, आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि दोस्तों ये क्या होती है? दोस्तों ये अधिनियम होती है विधानमंडल द्वारा
अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा दोस्तों होती है? दूध की दोस्तों बात की जा रही है, इसमें जो उपस्थित होते हैं दोस्तों ये केसिन होती है। और दूध में 2 प्रकार के दोस्तों प्रोटीन पाए जाते हैं, इनमें से अधिकतम स्थान पर दोस्तों केसिन होता है जो 80% होता है दोस्तों, ये 80% होता है। और जबकि दोस्तों वह वेफ जो होता है वे दोस्तों ये प्रोटीन के बाकी के 20% भाग में ये पाए जाते हैं। वे इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों ये जो होता है, दाब के बढ़ने पर जल का क्वथनांक दोस्तों बढ़ जाता है और दाब के घटने पर दोस्तों जल का क्वथनांक दोस्तों ये घट जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या मार लीजिएगा? आंसर इसका मार लीजिएगा, ये मार लीजिएगा, दाब के बढ़ने पर जल का क्वथनांक दोस्तों ये बढ़ जाता है और घटने पर ये घट जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल के दोस्तों ये सबसे छोटा उपग्रह की दोस्तों बात की जा रही है, ये कौन सा है दोस्तों? ये डीमो सबसे छोटा उपग्रह है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने के लिए दोस्तों ये जो है तो ये फाइब्रिनोजन दोस्तों ये होता है। तो इसका आंसर दोस्तों ये ए हो जाएगा। और दोस्तों लीवर में विटामिन के द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का दोस्तों ये पूर्ण संश्लेषण होता है, जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है दोस्तों? ये स्वस्थ मनुष्य का दोस्तों ये ताप की दोस्तों बात करें अगर डिग्री में लीजिएगा दोस्तों ये सेल्सियस में दोस्तों ये 35 डिग्री से सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट की दोस्तों बात करें तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तब दोस्तों देखिए कि आंसर में क्या दोस्तों दिया गया था, ये फ़ारेनहाइट की दोस्तों इसमें बात की जा रही है, तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। सेल्सियस अगर होता तो 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का विकास किसने किया था दोस्तों? ये परमाणु बम की दोस्तों बात की जा रही है, तो दोस्तों ये परमाणु बम का दोस्तों ये जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और विश्व के इस पहले नाभिकीय हथियार का आविष्कार अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर ने दोस्तों ये किया था। दोस्तों जो कहाँ का था? अमेरिका का था। आगे बात अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष की दोस्तों बात की जा रही है। ये दोस्तों ये विक्रम साराभाई इसरो के दोस्तों पहले अध्यक्ष थे। और इसको दोस्तों इसरो का गठन विक्रम साराभाई ने वर्ष 1969 में दोस्तों ये किया था। इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव दोस्तों क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव दोस्तों कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर दोस्तों ये शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या दोस्तों ये बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ दोस्तों ये तनाव क्या होता है? ये बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम दोस्तों क्या होता है? अगर इसकी दोस्तों बात करती है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें खून का थक्का बनना ये बंद हो जाता है। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, रक्त का नहीं इसमें जमता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों बात करती है जो है ये अंगुलियों में सर्वाधिक हड्डियों की संख्या। तो आंसर इसका दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते दोस्तों ये ट्रांसफार्मर प्रयोग में दोस्तों आते हैं ये केवल एसी परिपथ दोस्तों आते हैं। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले उसे कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल उन डीसी उपकरण पर किया जाता है जो एसी पर सप्लाई द्वारा चलाए जाते हैं और जिसे एम्पलीफायर, बैटरी चार्जर इत्यादि होते हैं। इस सबको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशा क्या होता है दोस्तों? संश्लेषित रेशा की दोस्तों बात की जा रही है, ये जो दोस्तों ये रेयोनीय होता है। तो आंसर इसका ये मार लीजिएगा। और संश्लेषित रेशा दोस्तों जिसे कृत्रिम सूत या विवेक सूत या वे रेशे होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से जानवरों या पौधे नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। और सामान्य रूप से कहा गया है कि सूत बनाने वाले पदार्थ की किसी पतले क्षेत्र से बलपूर्वक भेद कर सूत का निर्माण किया जाता है। जैसे दोस्तों हो गया रेयोन हो गया, नायलॉन हो गया और दोस्तों टेरिलिन हो गया और दोस्तों टेरिन हो गया। ये तो दोस्तों क्या है? ये सब संश्लेषित रेशे हैं। अगला प्रश्न है, धोवन सोडा को रासायनिक नाम क्या दोस्तों? या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? देखिएगा तो दोस्तों ये सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है धोवन सोडा। क्या
या वॉशिंग सोडा का, इसका नंबर रख लीजिएगा। और दोस्तों ये सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र की दोस्तों बात करती है Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा कहा जाता है। और दोस्तों यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े को धोने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? कि हजामत बनाने के लिए दोस्तों ये हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। और दोस्तों यह जो है ऐसा इसलिए किया जाता है कि यह चेहरा अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है, जो चेहरे का सबसे बड़ा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए क्या हो जाएगी? अवतल दर्पण इसका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित दोस्तों? ये जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये लखनऊ में अवस्थित है। और दोस्तों यह जो है जो जैव चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक कर्मियों को दोस्तों ये नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, अंडे किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है दोस्तों? अंडे किस भाग में प्रोटीन की मात्रा दोस्तों ये सबसे अधिक होती है? दोस्तों ये जो होती है ये योग में दोस्तों ये होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और दोस्तों ये एक अंडा में 6 ग्राम प्रोटीन होता है और अंडे के सफ़ेद वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन शरीर के विकास में मदद करता है और अंडे के सफ़ेद वाले हिस्से में फैट बिल्कुल भी नहीं होता और ये वजन कम करने में ये मददगार होता है। इसलिए इसका मार लीजिएगा, योग मार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? अगर दोस्तों बात करें केल्विन पैमाने पर किस पर दोस्तों ये जल बिंदु उबलता है, ये 373 डिग्री केल्विन दोस्तों ये उबलने लगता है। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम दोस्तों ये किससे प्राप्त किया जाता है? अगर बात करें रेडियम का दोस्तों, ये रेडियम जो है ये पीच बलने से दोस्तों ये प्राप्त किया जाता है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। और रेडियम पीच बलने से प्राप्त किया जाता है। और रेडियम पृथ्वी पर एक अत्यंत दुर्लभ तत्व है। यह यूरेनियम अयस्कोशीय प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम अयस्कोशीय प्राप्त किया जाता है। आंसर का सी मार दिया। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि अवस्थित है दोस्तों ये कहाँ अवस्थित होती है? पिट्यूटरी दोस्तों ये जो होती है तो ये मस्तिष्क में ये अवस्थित होती है। आपका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। और दोस्तों पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार दोस्तों ये 1 मीटर के दाने जैसा होता है और वजन की दोस्तों बात करती है 0.6 ग्राम दोस्तों होती है। और दोस्तों यह मस्तिष्क के तल के हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में निकला हुआ उभार होता है और यह छोटे अस्थि में गुहा में दृढ़ता निका रिज्जू में से ये ढका होता है। इसको नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम का प्रतीक दोस्तों क्या होता है? सोडियम का दोस्तों क्या होता है? सोडियम का प्रतीक दोस्तों बात की जा रही है तो इसका प्रतीक होता है Na होता है सोडियम का प्रतीक। और दोस्तों सोडियम इंसान के शरीर में पानी का सही अवतर बनाने से लेकर के ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्व सही अंगों तक पहुंचाने में काम में मददगार होता है। यही नहीं बल्कि दोस्तों ये सोडियम हमारी तंत्रिकाओं में बिजली की पूर्ति भी डालता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न दोस्तों ये इंग्लिश है, चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। दोस्तों दिया गया पहला दोस्तों कि बलेज द ट्रेल, तो इसका दोस्तों ये इडियम एंड फ्रेज क्या, इसका मुहावरा दोस्तों क्या होगा? इसका मुहावरा देखिएगा दोस्तों, तो बलेज द ट्रेन मीन्स टू बी द फर्स्ट टू द समथिंग एंड सो सेट एन एग्जाम्पल फॉर द अदर टू फॉलो। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये बी पर दिया गया, टू स्टार्ट ए मोमेंट। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा 56 का। अगला प्रश्न है, तो हिट बेलो द बेल्ट, इसका मुहावरा क्या होगा? इसके दोस्तों मुहावरा की बात कीजिएगा दोस्तों इसका मुहावरा आ जाएगा दोस्तों ये टू आफ्टर स्ट्राइक अनफेयरली, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन। दोस्तों दिया गया कि पर्ग, दोस्तों इसका दोस्तों क्या होगा? इसका दोस्तों निकालिएगा। तो ये पर्ग रीड सम वन ऑफ द अनवांटेड फीलिंग फिजिकली रिमूव, दोस्तों ये होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो इसका आंसर दोस्तों ये भी क्लियर, इसका आंसर आ जाएगा। ये समानार्थी शब्द दोस्तों है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मोर्डेंट दोस्तों ये समानार्थी क्या होगा? तो इसको दोस्तों निकालिएगा। तो मोर्डेंट का तो ये जो है इसका समानार्थी दोस्तों निकल जाएगा। फिर दोस्तों ये
सर कास्टिक दोस्तों आ जाएगा। और दोस्तों इसका प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है क्रिटिकल एंड अनकाइंड बट फनी या क्रिस्टिक कुरेसी दोस्तों, इसका भी ये सब भी होता है। अगला प्रश्न है, इन द क्वेश्चंस फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम एंड फ्रेज गिवन इन द बोल्ड, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज। तो फिर इडियम्स एंड फ्रेज दिया गया है। पहला है थ्रो क्वेश्चन टू बी द वाइन्स, इसका दोस्तों ये क्या इडियम्स एंड फ्रेज का दोस्तों क्या होगा, मुहावरा है इसका। तो देखिएगा तो इसका दोस्तों आ जाएगा टू बी बिहेव रिकलेसफुली हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ अगला प्रश्न है, केप इन हैंड दोस्तों, इसका मुहावरा क्या होगा, केप इन हैंड। इसका मुहावरा दोस्तों देखिएगा, इसका मुहावरा जो है इसका आ जाएगा दोस्तों इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर, इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दोस्तों इसका दोस्तों अपोजिट क्या होगा, इसका उल्टा शब्द दोस्तों क्या होगा, स्वेल टर्निंग का दोस्तों ये उल्टा इसका क्या होगा, स्वेल टर्निंग को उल्टा देखिएगा, इसका दोस्तों आ जाएगा फ्रीजिंग, इसका आ जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनिकी का दोस्तों ये उल्टा से क्या आ जाएगा, अगर पेनिकी को उल्टा दोस्तों देखिएगा इसका आ जाएगा दोस्तों ये कालम, इसका आ जाएगा सी आलम कालम, इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस टू बी द ग्रामेटिकली एरर। तो इसमें से एरर कौन सा दोस्तों दिया गया ऑन संडे राहुल विजिट हिज प्रोफेसर टू होम ही हैड एन अपॉइंटमेंट। दोस्तों इसमें कौन सा एरर इसमें दिखाया गया है, इसको दोस्तों देखिएगा। ये जो है राइट प्रीपोजिशन टू द यूज हेयर इज विद द होम हिज हैड हेयर। दोस्तों इस प्रकार से देखिएगा तो दोस्तों क्या जाएगा, यही गलत है। इसमें दोस्तों देखिएगा तो यूज इस दोस्तों विद होम ही हैड हेयर, दोस्तों यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, ही हैड, या तो ये हेयर यहाँ पर आ जाएगा। आंसर का दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इसमें से दोस्तों डायरेक्ट इंडायरेक्ट दिया गया है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी कैन यू टेल मी द वे टू द रिवर बैंक कॉलोनी। दोस्तों इसका डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोस्तों दिया गया है, इसको दोस्तों देखिएगा तो चुनना है। इसका आज दोस्तों आंसर आ जाएगा ये सी पर दोस्तों दिया, द स्ट्रेंजर्स आस्क्ड मी इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द रिवर बैंक कॉलोनी। तो इसका आंसर तो ये सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिया ने दीपा से 500 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए और 4 वर्ष बाद दीपा को अपने धन से 400 रुपया अधिक प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज दोस्तों ये वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों केवल इसमें रेट पूछ रहा है, और दोस्तों रेट बराबर क्या होता है दोस्तों, अगर दर निकालिएगा तो दर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय होता है। इस पर तोड़िएगा तो आई गुना 100 बाई पी इंटू टी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 400 दोस्तों इसका ब्याज आया है, और दोस्तों 100% पर दोस्तों, और मूलधन कितना है 5000 दिया था, और कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष को, ये 25 आ जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा। इसको तो तोड़िएगा दोस्तों तो ये 2%, ये 25 और 2 ना 4, दोस्तों ये 2% दोस्तों ये आ गया है। इसका दोस्तों आंसर 2% आ जाएगा, 2% ब्याज पर। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, और त्रिभुज AB में दोस्तों ये 50 डिग्री है, तो क्रमशः BCA तथा ABC का दोस्तों मान ज्ञात करें। अगर दोस्तों निकालिएगा, इसको तोड़ रहे हैं तो पहले प्रश्न से दोस्तों देखिएगा तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं। त्रिभुज ABC दोस्तों ये बना लिए। अगर क्या दिया गया है कि BAC दोस्तों ये कितना दिया गया है दोस्तों, ये 50 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, और दोस्तों तो ABC की दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों ये 65 डिग्री दोस्तों है, और तो ये भी 65 डिग्री को मान लीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, यहाँ जो दिया हुआ है तो BAC दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 50 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री दिया हुआ है। और तो इसको तोड़िएगा एंड दोस्तों AB बराबर दोस्तों ये AC है, और दोस्तों तब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो एंगल ABC बराबर दोस्तों ये BCA हो जाएगा। अब इसको तोड़ लीजिएगा दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज
आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए बी सी बी ए सी दोस्तों बी ए सी प्लस त्रिभुज बी सी ए। फिर हम बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी 50 डिग्री है, 55 डिग्री इसको मान लीजिएगा 55 डिग्री। तब से तोड़िएगा तो क्वेश्चन पर दिया गया है त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए बी सी अब प्लस 50 डिग्री बराबर दोस्तों ये 180 आ जाएगा। और दोस्तों ये 2ABC बराबर 130 डिग्री दोस्तों निकल जाएगा, जगह में उधर जाकर घट जाएगा। तब दोस्तों ये BC का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 65 डिग्री दोस्तों ये आ जाएगी यार। तो इसे हम लोग पहले भी दोस्तों लिख दिए थे, इसे भी आंकड़ा लगाकर भी उतना ही मार लिए थे। तो इसका आंसर दोस्तों क्या 65 दोस्तों ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो नल एक टब को 5 और 7 मिनट भर सकता है, तो ए नल उसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। तो यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टब कितनी देर में दोस्तों ये भर देगा। तो दो नल दोस्तों ये टब को क्रमशः 5 मिनट और 7 मिनट में दोस्तों ये भर सकता है, और एक नल दोस्तों ये इतना मिनट में इसको खाली कर सकता है। तो ये तीनों को एक साथ खोल दिया जाए दोस्तों ये कितने देर में ये भर जाएगा। और दोस्तों इसको निकाल दीजिएगा। तो पहले दोस्तों ये एक नल जो है ये कितना भर देता है, ये 5 मिनट में, दूसरा दोस्तों ये 7 मिनट में, और तीसरा दोस्तों ये 3 मिनट में ये खाली कर देता है। अब दोस्तों इसको निकालिएगा, इसको हल कीजिएगा। इस पर दोस्तों कितना आ जाएगा, ये इसको तोड़िएगा तो इस पर दोस्तों LCM कितना 105 आ जाएगा। और 105 दोस्तों तो ये 21 प्लस 15 माइनस ये 35 आ जाएगा। इसको तोड़िएगा तो 36 माइनस 35 बटे 105 इसका LCM बराबर दोस्तों ये 1/105 दोस्तों ये आ जाएगा। अब दोस्तों ये टब को भरने में दोस्तों कितना समय लग जाएगा, तो 105 मिनट ये लग जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा दोस्तों। अगर वृत्ताकार क्षेत्र का दोस्तों ये क्षेत्रफल कितना दिया गया, देखिए क्वेश्चन से क्षेत्रफल की दोस्तों बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है ये एरिया का कितना गया, ये 616 वर्ग मीटर दिया गया है, 16 वर्ग मीटर दिया गया है। अगर दोस्तों इसका तोड़िएगा तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर दोस्तों निकालिएगा तो ये 616, अगर दोस्तों इधर इसको भेज दीजिएगा तो ये आर दोस्तों निकालते हैं तो ये 616 गुना 22/7 को ऊपर कर लीजिए तो 22 नीचे आ जाएगा दोस्तों। और इसको आर स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो स्क्वायर अंदर उधर चल जाएगा, इसको काटिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ये 2 गुना 22/7 दोस्तों। इसको अब तोड़िएगा तो ये 14 सहित अब गुना 14 भी करना पड़ेगा दोस्तों। ये तो 7 दूना 14, 2 दूना 4 और दोस्तों बढ़ चुकी बैठ चुका 88, तो दोस्तों ये 88 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स का दोस्तों मान निकालना है। एक्स का मान दोस्तों कितना होगा, तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों कितना दिया गया है। इस दोस्तों ये मान 50 दिया गया है और दोस्तों इधर 110 दिया गया है, तो और इसका मान पूछ रहा है। अगर तो इसका दोस्तों मान निकालिएगा तो सबसे पहले दोस्तों क्या कीजिए कि त्रिभुज हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये त्रिभुज का तीनों कोनों का मान दोस्तों कितना होता है, 180 होता है। और दोस्तों ये इस 180 में दोस्तों ये 110 जो दिया गया इसको घटा लीजिएगा दोस्तों, ये साइड वाला कोण दोस्तों ये वाई के दोस्तों ये इसके बराबर दोस्तों ये 70 निकल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये 70 निकल गया। अब दोस्तों ये 70 आ गया है तो दोस्तों ये 50 ही 70 120 हो जाएगा। तो और 120 में से दोस्तों 120 आ गया और त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है, 180 में से 120 घटा दीजिएगा दोस्तों तो ये 60 डिग्री है। एक्स का मान ही आ जाएगा, तो ये 60 इसका आंसर आ जाएगा एक्स का। अगला प्रश्न है, उस संख्या या युग्म का चयन की जिसमें दोनों संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दोनों संख्या नीचे दिए गए युग्मों से संबंधित है। 36 बराबर 36 इक्वल टू 84 दिया गया है, तो दोस्तों ये आगे क्या होगा। अगर दोस्तों देखिएगा तो 36 को दोस्तों किस प्रकार लिखा गया, 36 जो है इसको लिख सकते हैं 12 गुना 3 लिख सकते हैं। और दोस्तों इसको 12 गुना ये 7 भी इसको लिख सकते हैं, तो 12 गुना 3 और 12 गुना 7 लिखें तो 12 36 और 12 फतह 84। इसी प्रकार दोस्तों तोड़िएगा तो ये 9 27 इसको तोड़ते हैं विकल्प एक को
तो 27 को तोड़ लीजिएगा, 9 गुना 3 तोड़िएगा तो दोस्तों ये इसमें भी शुरुआती में 3 था, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। और दोस्तों इसका किसको 7 से गुना करे कि वो आ जाएगा। तो और दोस्तों 27 कर लिए और 63 को दोस्तों 63 को 9 से दोस्तों गुना कर लीजिएगा तो 9 गुना 7 कर लीजिएगा। दोस्तों इधर भी 3 है, इधर भी 7, इधर भी 7, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 3, दोस्तों ये आ जाएगा 9 से 63। इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नौ धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नौ की चाल दोस्तों ये क्या होगी। अगर दोस्तों इसको देखिएगा तो दोस्तों ये ये धारा की चाल दोस्तों ये शांत जल में दोस्तों क्या होगा कि धारा की दिशा में दोस्तों ये 12 किलोमीटर दोस्तों ये प्रति घंटा के दोस्तों चल रही है, एक्स प्लस वाई बराबर ये 12 चल रही है। और दोस्तों देखिएगा तो और दोस्तों ये जाती तथा आरंभिक बिंदु 3 घंटे में वापस आ जाती है। दोस्तों ये जाती प्लस आती भी है तो ये एक्स प्लस हुआ है, दोस्तों ये एक्स प्लस हुआ है, दोस्तों ये 12, ये कितना आ जाएगा ये दोस्तों ये 12 इसका भी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है दोनों दोस्तों मिला करके 3 मिनट में दोस्तों ये वापस आ जाती है। तो ये एक्स प्लस वाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख लीजिए तो 12 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 12 बटे एक्स प्लस वाई बराबर ये 3 बराबर 3 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों ये हल कीजिएगा तो ये धारा की चाल दोस्तों ये निकल जाएगा दोस्तों ये 3 घंटे वापस आ जाती है। तब दोस्तों इसका निकालिएगा तब 12 बटे एक्स प्लस 3 दोस्तों ये जाने में समय लगा और 12 बाय एक्स माइनस 3 दोस्तों ये आने में समय लगा तो बराबर ये 3 के बराबर है। अब इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो ये हल कीजिएगा दोस्तों इसका कितना निकल जाएगा ये, इसका दोस्तों आंसर जो है इसका निकल जाएगा ये 9, इसका एक्स का मान दोस्तों ये 9 निकल जाएगा। अगर 9 निकलेगा दोस्तों तो यहाँ एक्स की जगह पर 9 का मान रख लीजिएगा तो ये 12 बटा 12 है, ये भी दोस्तों ये यहाँ 6 आ जाएगा तो इसको तोड़िएगा दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर ये 3 आ जाएगा इसका आंसर। और दोस्तों 3 प्लस जाने में 3 प्लस आने में इसका 6 मिनट दोस्तों ये आने में लग जाएगा। अगला प्रश्न है NC1 प्लस NC2 बराबर दोस्तों ये इतना दिया गया है तो n का दोस्तों ये मान बोल रहा है निकालने के लिए। इसका दोस्तों ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, देखिएगा इसको दोस्तों अगर तोड़िएगा तो दोस्तों ये जो है ये प्रश्न से पहले देखिए कितना दिया गया है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है तो देखते हैं। तो ये जो है प्रश्न से दिया गया है कि NC1 प्लस NC2 दोस्तों ये तो ये 255 दिया गया है। तो अब इसको दोस्तों तोड़िएगा तो ये 2 to the power -1 और NC2 N0 हो जाएगा। इसको अगर तोड़िएगा और दोस्तों आगे बढ़ाइएगा तो ये 2 to the power n माइनस NC0 बराबर 255 आ जाएगा। अगर 255 को दोस्तों कीजिएगा तो 2 to the power n माइनस 1 बराबर 255। 255 दोस्तों ये 1 जाकर उधर तो ये चढ़ जाएगा तो ये 256 हो जाएगा। और 256 दोस्तों ये 8 ये n बराबर दोस्तों ये 8 निकल कर आ जाएगा, तोड़िएगा तो इसका आंसर 8 मार लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा था तो खींच दिए। अगला प्रश्न है किसी टावर के पाद से 160 मीटर दूर अवस्थित बिंदु के टावर का यूनियन कोण टावर के पाद की ओर से 100 मीटर दूरी चलने पर 2 गुना हो जाता है तो टावर की ऊंचाई दोस्तों की क्या होगा। अगर दोस्तों ये पहले देखते हैं दोस्तों ये एक टावर बनाते हैं, एक बार दोस्तों है एक टावर बना लिए और दोस्तों ये जो है यहाँ थीटा दोस्तों और दोस्तों इधर चलने के बाद दोस्तों ये 2 थीटा हो जाता है, ये 2 थीटा हो जा रहा है। और पूछ रहा है दोस्तों इसका हाइट क्या होगा, और दोस्तों इसकी दूरी कितना है तो ये 160 मीटर इसकी दूरी है, यहाँ से पाद की दूरी 160 मीटर है। और दोस्तों ये इसका मान दोस्तों ये थीटा हो जाएगा ये भी। अब इसको बोला तोड़ने के दोस्तों, अगर दोस्तों निकालिएगा तब ये इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ए बी सी डी। दोस्तों के क्वेश्चन बी डी बराबर कितना दोस्तों ये 160 मीटर दिया हुआ है। और दोस्तों त्रिभुज ए सी डी में दोस्तों देखिएगा तो ए सी डी में दोस्तों देखिएगा तो ये दोस्तों ए सी बी बराबर सी ए डी ए सी बी बराबर सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी आ जाएगा। अब इसको दोस्तों तोड़िएगा तो 20 बराबर एंगल सी ए डी प्लस थीटा
और दोस्तों ये ए सी बराबर दोस्तों इसी बराबर पी डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा तो ए सी बराबर ये 100 आ जाएगा। ए सी बराबर तो ये 160 माइनस ए सी बराबर तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ गया। अब उसको माइनस कर देते हैं तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी को दोस्तों बी सी बराबर हो जाएगा तो 160 माइनस 100 कर लीजिएगा तो ये 60 मीटर इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तब क्या कीजिएगा दोस्तों, तो ये भी बराबर 180 मीटर दोस्तों बाय पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार दोस्तों ये 80 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 1/9 माइनस 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1/9 प्लस 4 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर दोस्तों। इसका दोस्तों मान क्या होगा, अगर इसको तोड़िएगा दोस्तों ये जो है इसको पहले दोस्तों पैथा सबको ऊपर हर परिमेय का दोस्तों पहले इसका दोस्तों ये एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर का दोस्तों ये होल स्क्वायर मान लीजिएगा। इसको तोड़िएगा दोस्तों तो ये 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 माइनस 5 का रूट 5 का होल स्क्वायर। इसको दोस्तों तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 80 प्लस 81 बटे 1 बराबर ये दोस्तों ये 322 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है किस देश के शांति सैनिक के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंडफ लॉन्च किया गया है। दोस्तों ग्रुप ऑफ फ्रेंडफ की दोस्तों बात करें तो ये जो दोस्तों है तो ये भारत दोस्तों ये इसको लॉन्च किया है। और भारतीय दोस्तों वर्तमान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नेतृत्व के दौरान भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अत्याचारों के लिए उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया गया है। और विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा किया है कि नई दिल्ली में जल्द ही एक डाटाबेस होगा जो शांति सैनिकों के खिलाफ अपने अत्याचारों को रिकॉर्ड करेगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है। ये INS वागीर दोस्तों इसका नाम है। और परियोजना 75 5वीं पनडुब्बी INS वागीर या कलवारी कला पनडुब्बी या वाइड 11879 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया। और इसको दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन शैली की पनडुब्बियों में से 5वीं है जिसका निर्माण पूर्ण स्वदेशी रूप से किया गया और इसका 1 फरवरी 2022 को समुद्री परीक्षण दोस्तों ये शुरू किया गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। नासा ने दोस्तों किसे अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। अगर दोस्तों देखिएगा तो ये जो है ये AC चरनिया का दोस्तों ये नियुक्त किया गया है नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट दोस्तों बात करें इसका जो है तो ये भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट AC चरनिया को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजी के रूप में नियुक्त किया गया है। और उन्हें नासा के मुख्यालय में कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकी नीति के प्रमुख बिल नेचर के मुख्य सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। इससे पूर्व यह वह रिलायबल रोबोटिक उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और साथ ही वह ब्लू ओरिजिनल के साथ भी काम किया है। वह जॉर्जिया इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक और मास्टर डिग्री होल्डर है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरले एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है दोस्तों। ये जो है ये अगरतला में से किया आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह के साथ मिलकर के अगरतला में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरले एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापारियों और कर्मियों को अध्ययन अनुसंधान और प्रशिक्षण आदि में मदद करेगा। इसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत स्थापित किया गया और यह इंस्टीट्यूट एक स्वायत्त निकाय है जो त्रिपुरा सरकार द्वारा आंशिक रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा ये वित्त पोषित है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। ये जो है
तो ये इरेडा ने दोस्तों ये किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के साथ एक समझौता किया। और भारत सरकार ने संचालन राजस्व के लिए दोस्तों ये 3361 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। और यह पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलना में लगभग 18% से अधिक है। और इरेडा की स्थापना की दोस्तों बात करती है 1987 में इसकी स्थापना एक गैर बैंकिंग की वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये जो है किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये जो है ये परवीन वर्मा को नियुक्त किया गया है। आंसर क्या डी हो जाएगा। और ये परवीन वर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और परवीन दोस्तों 2005 बैच के भारतीय रक्षा सेवा इंजीनियर्स और अधिकारी हैं। इन्हें 5 साल की अवधि के लिए सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत पर नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का वो गठन 2018 में किया गया था। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितने झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा दोस्तों? अच्छी बात दोस्तों, बात करिए जो है कुल दोस्तों ये 23 झांकियों का दोस्तों ये प्रदर्शन किया जाएगा दोस्तों। और इस बार 26 जनवरी 2023 को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की जाएगी। और 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में ज़्यादातर झांकियां का थीम नारी सशक्तिकरण पर आधारित है। और दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में का दोस्तों ये हिस्सा होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो अगर दोस्तों बात करेंगे जो है तो ये UNDP के द्वारा दोस्तों ये सहयोग किया है। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया दोस्तों। इसका थीम क्या है? अगर तो इसका थीम देखिएगा तो यह द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज दोस्तों इसका प्रमुख थीम था। आंसर का ए हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एयर इंडिया 2023 के 14वें संस्करण को भव्य उद्घाटन किया। और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने ऐसा एयर शो को उद्घाटन समारोह में फ्लाई फास्ट के दौरान गुरुकुल गठन का नेतृत्व किया। इस मेगा शो में 731 एग्जीक्यूटिव्स भाग ले रहे थे, जिसमें 633 डोमेस्टिक और 98 इंटरनेशनल लेवल के। और प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार एरो इंडिया 2023 का थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। और इस मेगा एरो शो इंडिया 2023 में 80 से अधिक देश इसमें भाग ले रहे हैं। तो ध्यान रखिए 80 से प्लस देश इसमें भाग ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया दोस्तों? ये जो है तो ये इयोन मोर्गन दोस्तों ये सभी खेलों से ये प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं। और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन को सोमवार क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और मोर्गन ने 2019 में इंग्लैंड को 50 ओवर के 20वें कप में शानदार जीत दिलाई थी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान 2023 की थीम की दोस्तों बात करें तो जो है दोस्तों ये ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग दोस्तों इसका प्रमुख थीम था। और इसके प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो भाई भारत रत्न और महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फिजिक्स के क्षेत्र में 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की महत्वपूर्ण खोज की थी। और इस दिन को महत्व और सम्मान देने के लिए पूरे देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड दोस्तों जीता है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये लियोनेल मेसी दोस्तों ये बेस्ट अवार्ड जीता। आंसर का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? ये जो है प्रतिवर्ष की दोस्तों बात की जा रही है भारतीय, तो ये जो है प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी को अपना 47वां स्थापना दिवस 2023 में मना रहा है। और देश के समुद्री हितों की रक्षा के संगठन द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। और भारतीय तटरक्षक की स्थापना कुछ महीने बाद 18 अगस्त 1978 को भारतीय संसद ने भारतीय तटरक्षक दिवस को दोस्तों ये मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है,
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं दोस्तों? सबसे युवा क्रिकेटर की दोस्तों बात करें तो ये जो है तो ये शुभमन गिल दोस्तों ये बन चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा? शुभमन गिल का हो जाएगा। और शुभमन गिल दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। और भारत के इस 23 वर्षीय ओपनर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 इंटरनेशनल में 63 गेंदों पर नवाल 126 रनों की पारी खेली और अपने पहले T20 इंटरनेशनल शतक के बाद शुभमन गिल ने 23 साल 146 दिन की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक जड़ने की दोस्तों उपलब्धि हासिल की है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अब पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? अगर तो देखिएगा तो 2023 में दोस्तों ये 6 व्यक्तियों को इसमें कुल दिया गया है। आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों? नेपाल के पीएम के रूप में दोस्तों ये पुष्प कमल दहल प्रचंड दोस्तों ये शपथ ली है। आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा, पुष्प कुमार। और दोस्तों नेपाल में एक नए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद CPN माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल दोस्तों ये प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ दोस्तों? अगर देखिएगा ये जो है तो ये पाटलिपुत्रा में ये हुआ। आंसर इसका दोस्तों डी हो जाएगा इसका दोस्तों। और जैन धर्म का दोस्तों प्रथम सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों काल में पाटलिपुत्रा में दोस्तों हुआ था। और जिसके अध्यक्ष की दोस्तों बात करती है स्थूलभद्र दोस्तों इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है, सुमिलित सूची 1 को सूची 20 में कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए सही को दोस्तों ये उत्तर चुनिए। दोस्तों ये पहला है, परघोत दोस्तों ये किससे संबंधित? दोस्तों ये परघोत जो दोस्तों ये अवंती से संबंधित है। और दोस्तों बात करें तो उद्यन दोस्तों ये उद्यन जो दोस्तों ये मगध से संबंधित है। तो ये उद्यन दोस्तों ये वध से संबंधित दोस्तों। और तो बात करें तो परफेनजीत दोस्तों ये परफेनजीत दोस्तों ये कोफल से संबंधित है। और दोस्तों अजातशत्रु को दोस्तों बात करती है मगध से संबंधित है। दोस्तों ये सी पर इसका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया दोस्तों? पाटलिपुत्र को दोस्तों सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों ये सर्वप्रथम इसका अपना राजधानी बनाया था। और वैसे तो दोस्तों पाटलिपुत्रा का सर्वप्रथम उदयन राजधानी बनाया था, किंतु विकल्प में न होने के कारण दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों ये सी उत्तर मानना पड़ेगा। तो इसका दोस्तों ये उदयन दोस्तों ये सबसे पहले राजधानी बनाया था उदयन ने। इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें उदयन नहीं होने के कारण दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों ऑप्शन चूज करना पड़ गया। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ दोस्तों की गई थी? अगर दोस्तों देखिएगा ये जो है दोस्तों ये वैशाली में की गई थी। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रारंभ के अधिकांश इतिहासकारों दोस्तों ये धारणा थी कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र ही थे, परंतु बाद की खोजों में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्राचीन भारत राजतंत्रों के साथ साथ गण अथवा संघ राज्यों का भी दोस्तों ये अस्तित्व था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्तबाना दोस्तों क्या चीज था? अगर दोस्तों देखिएगा तो ये जो है दोस्तों ये लकड़ी से बना हुआ था। आंसर इसका दोस्तों सी हो जाएगा। और दोस्तों ये कुम्हार में प्राचीन पाटलिपुत्रा के दुर्ग विधान के अंतर्गत आने वाले मौर्य राज प्रसाद के अवशेष दोस्तों पाए गए हैं। और उन्हीं में चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्तों ये राजसभा है जिसका उल्लेख पतंजलि दोस्तों ये किया है। दोस्तों ये कुम्हार में दोस्तों ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके हुआ कहाँ लाए गए दोस्तों? ये जो दोस्तों ये कहाँ लाए गए हैं? तो ये पटना दोस्तों ये लाए गए हैं। आंसर क्या दोस्तों ये सी हो जाएगा। आंसर पटना लाए गए हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे दोस्तों? जयप्रकाश नारायण दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण की दोस्तों बात की जा रही है। दोस्तों ये जो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। और इसके प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें, जयप्रकाश 1934 दोस्तों पटना की कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी एवं योगेंद्र शुक्ला के दोस्तों ये किया गया था। अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे प्राचीन विहार दोस्तों कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन विहार दोस्तों कौन सा है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विख्यात दोस्तों के अंदर था और बिहार के नालंदा जिले में दोस्तों ये अवस्थित है। इस पर दोस्तों देखिएगा 99 का ये आंसर ए हो जाएगा नालंदा। अगला प्रश्न है, अब पद्मश्री 2023 सम्मानित आनंद कुमार का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों ये संबंधित है? तो इसको देखिए दोस्तों ये शिक्षा संबंधित है, आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा। और दोस्तों ये सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार दोस्तों ये गणितज्ञ होने के साथ साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं के दोस्तों ये संपादक भी रह चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए 100 प्रश्नों का डिस्कशन किए जो आने वाला आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।